गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही सबको? वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे सब लोग? आवाज आ रही सबको? प्रॉपर आवाज आ रही है? तो क्लास अभी डिस्टर्ब रहेगी क्योंकि सोसाइटी में थोड़ा सा 15 अगस्त का फंक्शन अभी चल ही रहा है। सुबह बारिश हो गई थी यहाँ पर, बारिश की वजह से जो है हमारी सोसाइटी का जो प्रोग्राम था वो लेट हो गया। तो मैं सोचा था कि 2 से 4 तो सब लोग समाप्त हो जाएगा तब तक जो है, लेकिन कुछ फंक्शंस अभी चल ही रहा है नीचे। और आज आपकी लास्ट क्लास है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आज लास्ट क्लास है, इकोनॉमिक्स की आज लास्ट क्लास है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने हैं, ठीक है ना? ठीक है, आवाज पूरी तरह से क्लियर है सबको? नीतू कुमारी जी, आवाज क्लियर है? सब लोग जल्दी जल्दी आइए भाई, कहाँ रह गए सब लोग जो है? चलिए, एक सेट दे रहा हूँ आपको क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस का सेट दे रहा हूँ, पहले क्वेश्चंस दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। वेट कीजिएगा, 2 मिनट वेट कीजिए, दे रहा हूँ अभी, जस्ट अभी दे रहा हूँ। दो मिनट बस वेट कीजिए। अब तो ऑलमोस्ट आपकी तैयारी हो चुकी, मुझे लगता है कि तैयारी तो हो ही गई है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ चला गया पीडीएफ फाइल यार? देखो तक पहुंचा है, एक सेट पहुंचा, देखो तो। देखो तो क्वेश्चंस पहुंचा, ये तो क्वेश्चंस पहुंचा।
अरे क्वेश्चन देखो, कमेंट बॉक्स में पहुंचा, पिन किया है, देखो ना। अरे कमेंट बॉक्स देखो, कमेंट बॉक्स में देखो, एक पूरा देखो सेट है, 50 क्वेश्चन है। ठीक, और दे रहा हूं, रुको 1 मिनट। दे रहा हूं 1 मिनट, रुको। देखो एक और सेट पहुंचा होगा, तो एक सेट और पहुंचा, देखो एक और क्वेश्चन का सेट पहुंचा होगा, एक और सेट पहुंचा, देखो। पीडीएफ है, सपोर्ट क्यों नहीं करेगा ज्योति सिंह जी? आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, बाकी सबको सपोर्ट कर रहा है। ज्योति सिंह जी ध्यान से देखिए, पहुंच गया जी, मिल गया ना? वेट करिए, अभी और देता हूँ क्वेश्चन। देखो एक और सेट पहुंचा, एक और सेट पहुंच गया, देखो। पहुंचा, भेज रहा हूँ और भेज रहा हूँ, वेट कीजिए। देखो एक और सेट पहुंचा, देखिए एक और सेट पहुंचा, पहुंचा जी। पहुंचा जी, पिन कर तो दिया। पहुंच गया, देखिए एक और पहुंचा, एक और पहुंचा, देखो एक सेट और पहुंचा होगा। जल्दी जल्दी करिए।
तो इसे चेक करिए। सबने कर लिया डाउनलोड जी? सबने अपलोड कर दिया है जी? चलो इतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जब तक अब शुरू करते हैं टॉपिक शुरू किया जाए। टॉपिक शुरू करें। एक सेट और देता हूँ, रुकिए एक मिनट, एक सेट और दे रहा हूँ उनको। देखो एक और सेट पहुंचा। तो पहुंचा, एक सेट और पहुंचा होगा। हो गया, एक और सेट पहुंचा होगा। पहुंच गया सबका? देखिए एक और पहुंचा होगा, एक और पहुंच गया। चेक करो, एक और पहुंचा है। सबका पहुंच गया। चलो इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस विद आंसर दिया हुआ है, तो 7 फाइल दे दिया तुम्हें आप लोगों को। इतना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, बस अब टॉपिक शुरू करते हैं। बस अब वेट कर, अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है? चले भाई, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज कराना है, ज्यादा इसमें वो नहीं है, ठीक है? हैंड डालिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई डालिए, आरबीआई डालिए, आरबीआई। जो चीज करा रहा हूं आराम से करना, ठीक है? चल देखो ध्यान से, सोच रहे हम लोग कितना सेक्रीफाइस करते हैं। छुट्टी वाले दिन भी आप लोगों के लिए क्लास का अरेंज कर रखा है, और आप लोग उस दिन
कह रहे थे ये नहीं हुआ, हमारा ये नहीं किया, तो हमारा ये सबसे ये नहीं हुआ। मतलब मैनेजमेंट कितना आपके लिए बेफिक्र रहती है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चल देखिए, रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर यंग कमीशन की सिफारिश पर हिल्टन यंग कमीशन सिफारिश पर, ठीक है ना। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसका कार्य क्या है? मुद्रा बाजार पर नियंत्रण स्थापित करना, नियंत्रण स्थापित करना इसका मुख्य कार्य है, ठीक है। प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑस्बर्न स्मिथ थे। स्मिथ वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन, बताइए। वर्तमान का तो पता ही होगा आपको, जल्दी बताइए, वर्तमान में कौन है? पता है कि नहीं? शक्तिकांत दास, वेरी गुड। चलिए, कम से कम वर्तमान का तो पता है आपको, शक्तिकांत दास है, ठीक है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को। मुद्रा बाजार पर नियंत्रण स्थापित करना इसका सबसे मेन कार्य है। प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑस्बर्न स्मिथ थे। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है। इतना क्लियर है सबका? डन? यहां तो सबका डन, बताइए प्लीज। सबका डन है जी? वंदना कुमारी जी करिए, वंदना कुमारी जी कीजिए। फर्स्ट गवर्नर का नाम था राहुल ठाकुर जी। ऑस्बर्न स्मिथ, ऑस्बर्न स्मिथ की बात करें, ऑस्बर्न स्मिथ वर्तमान में क्या थे? वर्तमान सबसे पहले गवर्नर थे ऑस्बर्न स्मिथ। वर्तमान में कौन थे? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में क्या है? गवर्नर है। क्लियर? आगे बढ़े, यहां तो सबका डन। 1 जनवरी 1999 नहीं है, 1 जनवरी 1949 है, 1949 है। 1949 में क्या राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था और कार्य क्या था? मुद्रा बाजार पर नियंत्रण स्थापित करना। प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑस्बर्न स्मिथ थे। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। क्लियर होगा सबका? सबका डन है, बताइए प्लीज।
सबका क्लियर? चले, निर्धारित नीति आयोग, नीति आयोग नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। स्थापना 1 जनवरी 1949 को इसकी, माफ कीजिएगा दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। याद है किसकी? तो नीति आयोग, ठीक है ना। नीति आयोग की स्थापना कब की है दोस्तों? 1 जनवरी 2015, बार बार आरबीआई दिमाग में आ जा रहा है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, ठीक है ना। साथ साथ दोस्तों इसके अगर देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों, सीईओ कौन है? सीईओ तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। सीईओ कौन है वर्तमान में? सीईओ कौन है जी? बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम क्या है? ऐसे क्या है? तो नीति आयोग के सीईओ है। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए क्या, तो जी हाँ दोस्तों, वाइस चेयरमैन कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष पूछा जाए, उपाध्यक्ष कौन है इसके? तो सुमन बेरी, याद रखिएगा, सुमन बेरी जो है इसके क्या है? वर्तमान उपाध्यक्ष है। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है जी? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। सबका क्लियर हो गया जी? बताइए। सबका रन। या नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। सीईओ जो है वर्तमान में कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्लियर डन सबका? सबका डन हो गया जी? हाथ तेज चलाइए, ठीक है ना। ठीक है, सबका डन हो गया जी? नेक्स्ट स्टार्ट करें। नेक्स्ट कहां से क्वेश्चन आएगा बताऊं? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा है, डालिए जीएसटी डालिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, देखिए 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू, ठीक है ना। वस्तु और सेवा पर लगने वाले कर को जीएसटी कहते हैं। सेवा पर लगने वाले कर को जीएसटी कहते हैं। यहां तक क्लियर? तीसरा,
विश्व में प्रथम देश कौन सा था जी? 1954 में फ्रांस पहला देश था जिसने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। भारत में जीएसटी पूछा जाए, आर्टिकल कौन सा है? 279 है। सिफारिश किसने किया था? विजय केलकर कमेटी। विजय केलकर, याद रखिएगा, विजय केलकर समिति सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया है, बस इतना ध्यान रखना है। वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को क्या जीएसटी कहते हैं। 1954 में फ्रांस पहला देश था जिसने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। भारत में आर्टिकल 279 में संशोधन है और सिफारिश विजय केलकर कमेटी। अब यहाँ पे एक और पूछ सकता है, भारत में जीएसटी जो है, भारत में जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? किस मॉडल पर? तो याद रखिए, कनाडा मॉडल पर आधारित है। कनाडा मॉडल पर आधारित है। संशोधन कौन सा किया गया था जी? संशोधन याद है सबको? 101वां संशोधन था। कौन सा? 1101। ठीक है, क्लियर सबका? जीएसटी की बात करें, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू। वस्तु एवं सेवा पर लगने वाले कर को जीएसटी कहते हैं। विश्व में सबसे पहले फ्रांस पहला देश था जिसने जीएसटी लागू किया था। भारत में जीएसटी के लिए आर्टिकल 279 है। 279 में संशोधन करके जीएसटी लागू किया। सिफारिश किसने की थी? विजय केलकर कमेटी ने। जीएसटी की बात करें कौन से मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा मॉडल पर आधारित है। डन, सबका डन, सबका डन। सबका हो गया जी? कहाँ संशोधन लिखे हैं? संशोधन में 101वां अमेंडमेंट है, 1101। अरे संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? 101। संविधान में संशोधन किया गया था 100, नॉट 105, 101। गुड़िया कुमारी जी थोड़ा सा ध्यान से करिए, ठीक है ना? 101 लिखा है, 105 नहीं। 101। चलिए, हो गया सबका? चलिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाऊं। हैंड डालिए। मुद्रास्फीति, मनी इन्फ्लेशन। क्या होता है मनी इन्फ्लेशन? मनी इन्फ्लेशन क्या होता है? 101 टाइम 2016, इंदु कुमारी 2016, 2016। मुद्रास्फीति, मनी इन्फ्लेशन। क्या होता है मनी इन्फ्लेशन? मनी इन्फ्लेशन डिफाइन कीजिए। मनी इन्फ्लेशन क्या है? मंदी को मनी इन्फ्लेशन कहते हैं। डिक्रीज मनी वैल्यू, वेरी गुड। और कोई? मनी इन्फ्लेशन क्या है?
डिमांड हाई सप्लाई कम। ओके चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया सब लोग अच्छा बता रहे हो, सब लोग अच्छा बता रहे हो। ध्यान समझिए, जब बाजार में मुद्रा का जो मूल्य होता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है, मुद्रा का मूल्य क्या होता है? गिरता है। जब बाजार में मुद्रा का मूल्य क्या होता है? जब बाजार में मुद्रा का मूल्य क्या गिरता है, और जब बाजार में मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तु की याद रखिए, वस्तु की कीमत बढ़ती है। जब बाजार में मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तु की कीमत क्या होती है? बढ़ती है। तो इसी को दोस्तों इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 1 केजी टमाटर पहले कितने का था? 20 रुपए का। अब यही 1 केजी टमाटर कितने का है? 200 रुपए का है। अरे क्लियर है? कितने रुपए का है जी? 200 रुपए का है। क्लियर? तो मुद्रा का मूल्य क्या हुआ? गिर गया ना जी। मुद्रा का मूल्य क्या हो गया? गिर गया। वस्तु कीमत क्या हो गई? वस्तु कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। क्लियर है सबका? ठीक है। हो गया सबका? नोट कर लिया सबने? सबका नोट हो गया जी? सबका नोट हो गया? अच्छा, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कारण क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसके पीछे सबका नोट हो गया ना जी?
सबका हो गया, नोट हो गया सबका। अब चूंकि चर्च में काफी ज्यादा है, मुद्रास्फीति चर्च में ज्यादा है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है? पहला हो सकता है मांग अधिक, मांग अधिक है, मान लीजिए मांग अधिक और पूर्ति क्या कम हो जाए। क्लियर है? तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? वस्तु कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ ना जाएगी। अगर हम बात करें किसी वस्तु की मांग अधिक हो और सप्लाई क्या हो? कम हो। मांग अधिक हो, सप्लाई कम हो, मांग अधिक हो, सप्लाई अधिक हो। जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है और सप्लाई कम होती है, तो ऐसे कंडीशन में जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अरे यार सुनो, जल्दी बताइए। पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है, जी हाँ दोस्तों, वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाए। वस्तु की उत्पादन लागत क्या हो जाए? बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है ना, ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है पंकज। क्या नाम है इसका? पंकज। ठीक है, ये जो पंकज जो है, ठीक है, पहले ये पेट्रोल 60 रुपए लीटर लेता था। अब जो है ये पेट्रोल 100 रुपए लीटर ले रहा है। तो क्या परिवहन लागत बढ़ेगी? परिवहन लागत बढ़ी ना जी, तो क्या वस्तु कीमत बढ़ेगा? कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। हाँ या ना? डन है? पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अरे क्लियर है? अरे क्लियर सबका? जितना आसानी से समझ गए आप लोग, जो है, अरे आप लोग इतना होशियार है। एक और हो सकता है, जब बाजार में मुद्रा अधिक हो, मुद्रा प्रसार अधिक हो, यानी मनी फ्लो क्या अधिक हो। ठीक है, जब मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए दोस्तों, फॉर द एग्जांपल, ये सुप्रिया है। कौन है ये? सुप्रिया। ये सुप्रिया को जो, ये सुप्रिया के पास 1 लाख रुपया है। कितना रुपया इसके पास? 1 लाख रुपया है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति और है, ठीक है, एक और है, मान लीजिए एक कौन है? कल्पना है। इसके पास भी 1 लाख रुपया है, 10,000। हम दोनों के जेब में पैसा ज्यादा है। एक सुंदर सी एक ड्रेस है, ठीक है, ये क्या है? ड्रेस। अब दोनों के जेब में पैसा है। ये बेचने वाला है बच्चू भाई। कौन है ये? बच्चू भाई है, जो ये ड्रेस को बेचता है। तो बच्चू भाई को पता है कि सुप्रिया के पास 1 लाख रुपया है
और कल्पना के जेब में भी पैसा है, काहे कि कार से दोनों आए हैं, जेब में तो मोटी आसामी है दोनों। तो ये ड्रेस जहाँ पे पहले, इस ड्रेस की डिमांड ज़्यादा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब बच्चू भाई के पास है, तो बच्चू भाई सोचेगा कि यार ये तो दोनों तो अमीर आदमी है। तो इसने कहा कि कल्पना से कहा कि कल्पना जी ये ड्रेस 500 रुपये की है। तो सुप्रिया कह रही है कि ड्रेस तो मुझे भी चाहिए, अब डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा हो गई ना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि पैसा जो है दोनों की जेब में ज़्यादा है। क्लियर? तो ये सुप्रिया कह रही कि ए बच्चू भाई मैं इसके लिए आपको 600 रुपया दूंगी। तब कल्पना कह रही नहीं मुझे ड्रेस चाहिए। तो कल्पना कह रही है कि बच्चू भाई मैं 700 रुपया दूंगी, क्योंकि जेब में पैसा बोल रहा है, पैसा बोल रहा है। क्लियर? तो यानी कि जब बाजार में पैसे का फ्लो ज्यादा होता है, अरे जब बाजार में पैसे का फ्लो ज्यादा होता है ठीक, तो लोगों के पास क्या होता है, पैसा ज्यादा आ गया, तो उनकी परचेजिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। जब लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा होती है तो किसी वस्तु को किसी भी कीमत पे खरीदने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। और क्लियर है? जैसे आप बाजार में जाते, कोई जूता आपको पसंद आ गया या कोई कपड़ा पसंद आ गया, तो फिर पैसा मायने नहीं रखता। क्लियर? क्योंकि आपके जेब में पैसा है, तो आप कह रहे हैं कि अरे ड्रेस में खरीदूंगा, टेंशन ना लो। अगर जेब में पैसा ही नहीं होता तब क्या करिएगा? तब तो जो है आपको ये 600 रुपये भी क्या लग रहा है, महंगा लगेगा। हाँ या ना? समझ में आ गया सबको? अरे इन्फ्लेशन समझ में आ गया? तो कुछ तो बोलो। अरे कल्पना जी समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आ गया? चलो तो मुद्रास्फीति के पीछे कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति के पीछे कारण 3 सबसे मेजर कारण। पहला, मांग अधिक, पूर्ति कम, वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाए, जब बाजार में मुद्रा प्रसार क्या हो, अधिक हो। ये ऐसे कारण है जिसके कारण से इन्फ्लेशन देखा जाता है। हो गया सबका? प्लीज अरे हो गया? अब एक बच्चा पूछा मनी इन्फ्लेशन में जॉब लॉस क्यों होता है? ठीक है, और मनी इन्फ्लेशन बेरोजगारी क्यों होगा? देखिए, अब मुद्रास्फीति की बात करें तो महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ ना गई जी, महंगाई क्या हो गई, बढ़ गई। मुद्रास्फीति में क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई। जब मुद्रास्फीति में महंगाई बढ़ गई, अरे क्लियर, मुद्रास्फीति में जब महंगाई क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर? तो मान लीजिए ये कौन है, तो ये राहुल जी हैं। इसका नाम क्या, राहुल। ठीक है, महंगाई बढ़ गई है, राहुल जी हैं। ये राहुल कंपनी में पेन का प्रोडक्शन करते हैं, पेन का उत्पादन करते हैं। और ये क्या है, एक इंजीनियर है। क्या दोस्तों, इंजीनियर है। ये कंपनी का कोई मालिक है। मालिक किसको बना दे, बिमलेश को बना देता है। ये बिमलेश कौन है, कंपनी का मालिक है। बिमलेश कौन है, कंपनी का मालिक। राहुल कौन है, इंजीनियर है। अब जब महंगाई बढ़ी तो पहले एक पेन जो था ये 10 रुपए का मिलता था। कितने मिलता था, 10 रुपए का। एक पेन जो था
10 रुपए का मिलता था, अब यही एक पेन 25 रुपए का मिल रहा है। तो एक बात बताओ, इस इंजीनियर साहब ने ये पेन कितने बनाया? 25 रुपए का। पहले ये पेन 10 रुपए का था, अब ये पेन 25 रुपए का है। तो एक बात बताओ, क्या मार्केट में इसकी डिमांड, क्या मार्केट में, बाजार में क्या इसकी जो डिमांड है, बाजार में इसकी डिमांड, क्लियर, बाजार में इसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी ना जी। अरे ऐसा ना, बाजार में क्या होगा? डिमांड क्या होगा? कम होगा। जल्दी बताओ, डिमांड कम हो जाएगा ना जी। अरे पहले जो पेन 10 रुपए मिलता था, अब ये पेन 25 रुपए का है। अरे क्लियर, पहले पेन कितने का था? 10 का, अब ये पेन कितने का है? 25 का। जब ये पेन 25 का है तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी, क्लियर, डिमांड कम हो जाएगी, तो क्या ये कंपनी पेन बनाती रहेगी? अरे कंपनी क्या ये पेन बनाती रहेगी? कंपनी क्या ये पेन बनाती रहेगी? नहीं बनाएगी ना। अरे कंपनी पेन नहीं बनाएगी ना, कंफर्म है। या तो प्रोडक्शन क्या कर देगी? कम कर देगी, अपना प्रोडक्शन कम करेगी। पहले 500 पेन बनाती थी, अब 85 पेन बनाएगी। तो ये जो इंजीनियर साहब है, इनकी जॉब तो खतरे में ना है, जॉब खतरे में है, तो सैलरी कहां से मिलेगा? जॉब खतरे में ना आ गया जी। अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। जॉब खतरे में आ गया ना तो नौकरी चली गई। अरे समझ में आ गया? यानी मनी इन्फ्लेशन की बात चल रही है। तो मनी इन्फ्लेशन है ना, के कारण क्या था? बेरोजगारी। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो बिमलेश जी क्या करेंगे? बिमलेश जी जो है राहुल जी को नौकरी से निकाल देंगे, काहे कि जो है अपना खर्चा कम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या? स्टैगफ्लेशन। इसको क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। अगर आप भूले तो भाई गलती आपकी है। यानी जब बाजार में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों देखी जाती है, जब बाजार में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों देखी जाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन कहते हैं। भाई जी भूलोगे तो नहीं, क्या बोलते हैं इसको? स्टैगफ्लेशन। क्लियर है? एक और कर लीजिए, डिफ्लेशन। अस्फीति बोलते हैं इसको। यह मुद्रास्फीति का उल्टा होता है। उल्टा होता है। उल्टा का मतलब कीमत कम हो जाएगी, वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और मनी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उल्टा का मतलब क्या? वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। सबका डन? अरे समझ में आ रहा सबको? सबको समझ में आ रहा है? बस चलो एक और कर लीजिए, जो सबसे मेन क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है ना, जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। राहुल ठाकुर जी रिकॉर्डिंग देखिएगा। राहुल ठाकुर जी आप ही के लिए बताया था, अब रिकॉर्डिंग देखिएगा। चलिए, आपका नाम लिख करके भी समझाया है, दोबारा रिकॉर्डिंग देखिएगा। भैया देखिए, मुद्रास्फीति का मापन, मुद्रास्फीति का मापन, स्फीति का मापन, मुद्रास्फीति का मापन, इसका मापन
इसका मापन थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे करते हैं। सूचकांक पे करते हैं। एक वस्तु एक व्यक्ति ने इको क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन, बस एक या दो से ज्यादा नहीं आएगा। इको ज्यादा नहीं आएगा। मुद्रास्फीति के मापन की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु कितने में खाया या कितने में कंज्यूम किया। मान लीजिए ये राहुल आदमी है, ये कौन है? राहुल जी हैं। कौन है ये? राहुल। ये कोई वस्तु, एक वस्तु 100 रुपए में खरीदा। अब यही एक वस्तु 125 में खरीदा, तो 25%, तो ये उपभोक्ता कितने में मिली? 125 में ना मिल रहा है जी। पहले 100 का मिलता था, अब 125 का है, तो 25% कीमत बढ़ गई ना जी। तो ये कंज्यूमर इंडेक्स हो गया, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया। यानी एक कंज्यूमर किसी वस्तु को पहले में कितना खरीदा था, पहले में अब कितने में खरीद रहा है, तो उसको क्या बोले? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। हो सकता है कि यही वस्तु थोक में 50 रुपए का हो। थोक में कितने का हो? 50 रुपए का। थोक में कितने का हो? 50 रुपए का। अरे क्लियर है? थोक में 50 रुपए का हो, अब जो है थोक में 60 रुपया हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि कोई वस्तु जो है, याद रखिएगा, कोई भी जो वस्तु होती है, एक कंज्यूमर ने किसी गुड्स को कितने में खाया, कितने में कंज्यूम किया, वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो गया। और वही वस्तु थोक प्राइस पर कितने मिल रहा है, उसे थोक मूल्य सूचकांक कहेंगे। डन? सबका क्लियर है जी? सबका डन हो गया? बता दीजिए प्लीज, क्या सबका डन है? क्या मैं सबका डन मानूं? यही क्वेश्चन आप पूछता है, बार बार यही पूछता है कि मुद्रास्फीति का मापन किस पे करते हैं? तो थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्लियर है सबका? WPI CPI, वेरी गुड। नेहा नारायण जी, कोई कंज्यूमर किसी वस्तु को कितने में खरीदता है, ठीक है ना? मान लीजिए नेहा जी हैं। ये कौन है? ये नेहा है। अभी ये नेहा जो है, एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदती थी, पहले 100 रुपए खरीदती थी, अब जो है ये वस्तु 110 रुपए खरीदी। ये वस्तु कितने में खरीदा? 110। तो कितना परसेंट बढ़ा? 10% कीमत बढ़ गया ना। क्लियर? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया। हो सकता है ये थोक मूल्य पर वस्तु 90 रुपए का मिले, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? थोक मूल्य सूचकांक बोलेंगे। यानी थोक पर, यानी होलसेल में कितने का मिल रहा है? हो सकता है होलसेल पे पहले 80 का हो, अब 90 का मिल रहा है, तो उसके होलसेल प्राइस इंडेक्स कहेंगे। कंज्यूमर ने लास्टली उसको कितने में कंज्यूम किया, उसको क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, उसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहेंगे। डन? दो ही प्राइस होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है? क्या आगे बढ़ो? अरे समझ में आया कि नहीं? दो प्राइस याद रहेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। याद रहेगा सबको? अगर भूले, एग्जामिनेशन हॉल में अगर भूले तो याद रखना, जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, ठीक है? दोनों में अंतर क्या है? दोनों डिफरेंट। एक है कि एक थोक तुम, हो सकता है, एक और किससे पूछा था? दिलीप कुमार जी, ठीक है, आप बाजार गए, ये दिलीप कुमार है। कौन है? एक व्यक्ति है। कौन व्यक्ति है जी?
ये दिलीप कुमार है, ठीक है। जो दिलीप कुमार जो है, ठीक है, 2 दुकान है। एक दुकान है थोक विक्रेता है, और एक जो है फुटकर विक्रेता है। थोक में 1 लीटर तेल 100 रुपए का लेकर आता है, और फुटकर वाले पे 1 लीटर तेल 150 रुपए का है। क्लियर? तो ये क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया, और ये क्या हो गया? थोक मूल्य हो गया। ऐसा में आया? ऐसा में आया कि नहीं? दोनों का डिफरेंट को कुछ नहीं कहते हैं, दोनों का डिफरेंट का कोई नाम नहीं है, ठीक है। चले, समझ में आ गया ना जी सबको? चले, वो तो मिनिमम प्राइस सपोर्ट होता है ना, वो तो मिनिमम प्राइस होता है। ठीक है, इवनिंग में मॉक टेस्ट चलेगा, बिल्कुल चलेगा इवनिंग में मॉक टेस्ट। चलिए आगे बढ़े। चल ठीक। अरे ऐसी भी बातें हैं कि आप पढ़ाएं और आप समझ में ना आए, ये सब मत चढ़ाए करो। हमारे अड्डा पे सारे फैकल्टी अच्छे हैं, सारे फैकल्टी बेस्ट हैं अड्डा पे, ठीक है। चल, हाँ भाई मॉक है, बस हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया। बस एक और टॉपिक करना, नेक्स्ट लिखिए आईएमएफ। इसकी स्थापना लिखिए 1945 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक लिखिए, स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 45 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। नेक्स्ट एडीबी, नाम सुना है एडीबी का? एशियाई विकास बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में। हो गया सबका? ये 4 ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस रखना है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, WTO, एडीबी। सबका डन? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये तो पता होगा यार, आईएमएफ तो सुनते ही होगे, इतना सुने होगा आपको आईएमएफ जो है, ठीक है।
हो गया। मनीला फिलीपींस में डाली सेबी। सेबी का नाम सुना है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? मदाबी पुरी बुच है। मदाबी पुरी बुच क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। इसका कार्य क्या है? शेयर मार्केट या पूंजी बाजार लिख लीजिए। पूंजी बाजार को नियंत्रित करते हैं। चलिए, दैट्स इट। ठीक है, इतना ही कराना था। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, पेपर सही से देना, पेपर सही से देना, पेपर सब लोग सही से देना। और याद रखना 6 से 8 वाली क्लास लगातार करना, 6 से 8, क्योंकि आपके लिए लगातार आपके लिए क्वेश्चन जो सेट कर रहा हूँ शाम को 6 से 8। और यदि किसी को प्रैक्टिस सेशन में जुड़ना है, प्रैक्टिस वाला बैच लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस वाला बैच ले सकते हैं। ठीक है, और इतने चीज़ें करा दी गई हैं कि अगर आप इतना करके जाओगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, जो जो टॉपिक्स आपके लिए जरूरी था सारे टॉपिक्स को कराया है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए, बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। ठीक है, कौन सा बैच? अरे सम्मान 2.0 जो आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। एक मॉक करा चुका हूं कल, एक मॉक करा दिया था। ठीक है, और ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस का फीस शायद 300 400 500 रुपए का होगा मुझे लगता है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, दिखा देता हूँ आपको, दिखा देता हूँ कौन सा बैच लेना है। ठीक है, यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, दिखा देता हूँ आपको जो है। ठीक है ना, ये आपको करना क्या है, अड्डा के ऐप पे जाइएगा। कहाँ गया ये? गूगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डालना है आपको, अड्डा डालिएगा, अड्डा 247, अड्डा 247 डालिए, ये अड्डा 2 खुल गया, क्लिक कर दीजिएगा। ऑल कोर्स में जाइएगा, स्टेट एग्जाम है, बिहार खुला हुआ है। बिहार में कहाँ चला गया जी? यह बिहार टीचिंग, बिहार टीचिंग में ये रहा एमसीक्यू वाला बैच। कहाँ? ये रहा, ये 14 अगस्त से शुरू हुआ है, प्राथमिक शिक्षक एमसीक्यू मॉक टेस्ट। यही बैच है, ये हरा कलर वाला है। 689 दिखा रहा है। कोड लगाओगे Y2 फोटो, अप्लाई करोगे, 629 रुपये का है। ठीक है, ये मॉक चल रहा है। इसमें अगर आप मॉक लेना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ठीक है, कोड आपको बताइए Y2 फोटो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, आज का पीडीएफ मैंने लगा दिया है, मनी मार्केट का पीडीएफ लगा दिया है। ठीक है, ठीक है। शाम का जो है यूट्यूब पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है शाम को 6 से 8 यूट्यूब पे, यूट्यूब पे शाम को। ठीक है ना, आशीर्वाद है मेरा, बस सिलेक्शन लेकर आना यारो, सिलेक्शन लेकर आना। ठीक है ना, ठीक है, सिलेक्शन चाहिए, बस सिलेक्शन चाहिए। ठीक है ना, ओके बाय, टेक केयर, जय।